Hello, everybody. Here is my second lecture for मिनिमम वेजेस एक्ट. हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कल ख़त्म किया है और आज हम मिनिमम वेजेस एक्ट उसमें सारे प्रोविजंस बेयर एक्ट से जो हमने नोट्स बनाया हुआ है और उसके साथ उसके पीवाईक्यूज हम ये सब कुछ करने वाले हैं आज. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट का ऑब्जेक्टिव बहुत एविडेंट सा है क्योंकि अ, किसी भी सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड, ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम देखते हैं कि लेबर का एक्सप्लॉइटेशन इसी तरह से किया जाता है कि अगर आपको पता है कि सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर मे टेंड टू एक्सप्लॉइट देम बाय ऑफरिंग लो वेजेस. कि अगर लेबर ज़्यादा है तो आप कहोगे कि आपको पैसे जो ज़रूरत के हिसाब से, जितनी उनको ज़रूरत हो, जो मिनिमम जो फेयर वेज की बात होती है, उससे भी आप जब कम वेज देते हो किसी को, उनको एक्सप्लॉइट करते हो, सो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. जो बाद में हम देखेंगे कि कैसे ये इंडिया ने आईएलओ का कन्वेंशन रिकॉग्नाइज किया इन 1928, उसके बाद से इंडिया ने में भी मिनिमम वेजेस एक्ट का प्रोविजन बना. तो यही मेन प्रोविजन इसमें यही रहता है कि हम एक मिनिमम वेज सेट करेंगे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग स्टेट्स में हर अलग अलग इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को देनी पड़ेंगी एम्प्लॉयर को. ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, जो फर्स्ट हमारा सेक्शन होता है अक्सर, कि ये सबका सेम होगा कि होल इंडिया में ये एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग जेएनके. ठीक है, और मिनिमम वेजेस एक्ट किन तरह के वर्कर्स पे अप्लाई होता है, तो आपको लग सकता है कि नहीं सिर्फ स्किल्ड वर्कर को ही देते होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स स्किल्ड वर्कर्स को वो मेजर कर पाना और उनके लिए प्रोविजंस बना पाना थोड़ा आसान है. मगर ये एक्ट जो है ये ना सिर्फ स्किल्ड अनस्किल्ड बल्कि मैनुअल वर्कर्स, क्लेरिकल, आउटसोर्स्ड वर्कर्स, इन सबको कवर करता है. क्या नहीं कवर करता है, क्या एक्सेप्शन है, तो ये आपको जानना चाहिए कि इट डज नॉट कवर आर्म्ड फोर्सेस, जो पिछले एक्ट में भी हमारा एक एक्सेप्शन था. और इसमें एक एक्सेप्शन हो जाता है अप्रेंटिस का. देखिए अप्रेंटिस का क्या केस है ना यार, कि हर एक्ट में आप अक्सर देखोगे कि ये लोग एग्जेम्प्टेड है. अप्रेंटिस वाले जो काम होते हैं, मतलब अप्रेंटिस आप ऐसे समझ लीजिए कि वो एक तरह के इंटर्न होते हैं. तो वो बहुत सारे मेजर एक्ट्स में नहीं कवर्ड है, मगर उनके लिए एक अलग से अप्रेंटिस एक्ट है, तो वो भी हम पढ़ेंगे. मगर अप्रेंटिस कवर्ड नहीं है एज एन एम्प्लॉय, और आर्म्ड फोर्सेस कवर नहीं है. ठीक है, बाकी स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल क्लेरिकल आउटसोर्सिंग सब के सब. ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, मैं बताऊंगी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है. ठीक है, और अब मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मिनिमम वेज का कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया. इससे ऊपर क्या स्टेप है, इसके ऊपर एक स्टेप है फेयर वेज का, जो कि कहता है कि इंडस्ट्री के कैपेसिटी के हिसाब से वो बढ़ती रहेगी. जैसे सपोज करिए आपने सेट तो कर दिया कि चलो एक एम्प्लॉयर को कम से कम आप महीने में इतना 10,000 तो दो, मतलब एक एम्प्लॉय को, सॉरी, आप 10,000 तो दो, उतना तो मिनिमम दो. मगर इससे एक लेवल अप हम क्या प्रोविजंस बना सकते हैं कि अगर किसी इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि वहां पे प्रॉफिट इंडस्ट्री का बढ़ रहा है, एम्प्लॉयर का बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्री की कैपेसिटी टू पे भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से उसको अपने एम्प्लॉयज को फेयर वेज देना चाहिए, उनका मिनिमम वेज से थोड़ा और पैसा उनको देना चाहिए. वही हम देखते हैं कि आगे चल के फिर बोनस की बात होती है और ये सब. फिर इससे नेक्स्ट स्टेप होता है एक लिविंग वेज का, है ना, कि जो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करेगा, गुड हेल्थ, डिग्निटी, एजुकेशन, कंफर्ट, इन सारी चीजों को इंक्लूड करेगा कि वेज आप इस तरह से दो कि ये सारी चीजें भी कवर हो जाए. ठीक है, बस एक आउटलाइन दे दिया मैंने कि मिनिमम वेज से ऊपर क्या क्या और बेहतर की तरफ क्या रास्ते हैं. ठीक है, देखिए 1948 में क्या होता है कि देर वाज अ ट्राइपार्टाइट कमीशन ऑफ फेयर वेज, जो कि सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ने अपॉइंट किया 1948 में, और यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज आया इन 1948. ठीक है, इसमें ना सिर्फ ये जो बेसिक सब्सिस्टेंस की जरूरत होगी, मतलब बेसिक सब्सिस्टेंस जो कि आपको देना ही होगा वर्कर्स को, उसके अलावा एजुकेशन, मेडिकल, कंफर्ट, मतलब इन चीजों को भी कंसिडर किया गया मिनिमम वेज के को काम तय करने से पहले. ठीक है, तो ये उसका ओरिजिन काइंड ऑफ आप समझ लीजिए ना. सबसे पहले यहीं से कंसेप्ट ऑफ मिनिमम वेज आएगा. इसके बाद हम देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों ही वेज फिक्स करती है. कहाँ कहाँ करती हैं, आई टेल यू. और हाँ, आपको अगर पूछा जाए कि मिनिमम वेजेस क्या है, क्या ये बाइंडिंग है, क्या ये लीगली बाइंडिंग है, तो नहीं, ये लीगली नॉन बाइंडिंग है. ये मतलब बाइंडिंग तो नहीं है मगर स्टैट्यूटरी है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक्ट है तो स्टैट्यूटरी है, लेकिन मतलब ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है. इसके बाद
अगर किसी को मिनिमम वेज से बिलो आप पेमेंट कर रहे हो, सो इट विल बी कंसिडर्ड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ये बस क्लियर रखो दिमाग में। अगली चीज क्या है कि जो वेज बोर्ड्स होते हैं वही डिसाइड और फिक्स करते हैं मिनिमम वेजेस। ये देखिए, ये एक्ट शुरू से करने से पहले मैं आपको थोड़े थोड़े मतलब वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ऐसे स्प्रिंकल्ड लग सकते हैं आपको, लेकिन स्कैटर्ड लग सकते हैं आपको, लेकिन अभी मैं अच्छे से बताऊंगी एक के बाद एक कि कैसे डिसाइड होगा, क्या फॉर्मूला, ये सब। अब देखते हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो देखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट में हम हर इंडस्ट्री का तो मतलब नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एवरी इंडस्ट्री दैट वी आर लुकिंग फॉर सबका हम मिनिमम वेज सेट कर रहे हैं। तो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जितने भी इंडस्ट्रीज कवर होती है, मतलब शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है, देखिए ये जो एक्ट है, ये देखिए ये एक्ट है, इसमें आपको दिखेगा कि 31 सेक्शंस हैं। अगर मैं इसके लास्ट पेज पे जाऊं लगभग, तो आप देखोगे कि यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, और शेड्यूल का एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। सो जो पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल है ये डील करता है नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट से, और जो पार्ट 2 है ये एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट से डील करता है। तो ये एक्चुअली इसमें क्या कहा गया है कि जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो जो इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं, हम उन्हीं के बारे में उन्हीं इंडस्ट्रीज पे मिनिमम वेजेस एक्ट लगेगा, है ना। और वो लिस्ट अलग अलग होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट किस पे बनाएगा। आपको याद क्या करना है इसमें से कि जो पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल है वो नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और जो पार्ट 2 है वो एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट, बस ये दो चीजें याद कर लो। और शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जो जो इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड होंगी उन्हीं का सेट होगा। वो सरकार टाइम टू टाइम बताती रहती है कि ये वाला भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में आ गया, ये भी आ गया, मतलब उस इंडस्ट्रीज के बारे में मिनिमम वेजेस बनाना है। अब देखिए, जो वेज रेट होता है ना, मिनिमम वेज रेट, वो पूरे इंडिया में अलग अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक स्पेसिफिक है जो पूरे इंडिया में सेम रेट चल रहा है एक इंडस्ट्री का। वो डिफर करता है किन किन आधारों पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधारों पे। हो सकता है मुंबई में रहना महंगा हो, ऑन द कॉन्ट्ररी बनारस में रहना उतना महंगा ना हो। तो इसी हिसाब से हर जगह का रीजनल इंडस्ट्री का कैपेसिटी टू पे, कंजम्पशन पैटर्न, स्किल, रीजन, ऑक्यूपेशन, मतलब बहुत सारे आधार पे भी बदलता रहता है। इसके बाद इंडिया ने रेटिफाई किया है आईएलओ का कन्वेंशन ऑन मिनिमम वेज 1928, विच डील्स विद आर्टिकल 223 टू 228। ये याद करिए, आईएलओ कन्वेंशन ऑन मिनिमम वेज 1928, 223 से लेके 228 तक के आर्टिकल्स इसमें कवर्ड है। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जहां जहां एक्ट में लिखा होगा, तो वहां पे कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट होगी, और यही सेट करेंगे मिनिमम वेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन इंडस्ट्रीज में करेगी, देखिए बस ये जो है ना, आपको इतना ही याद करना है कि इन इंडस्ट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बाकी सब में स्टेट गवर्नमेंट करेगी सेट। देखिए, रेलवेज हो गए, भारत सरकार के जॉब्स हो गए, माइंस, ऑयल फील्ड, पोर्ट, बस बस इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। रेलवे, इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स, माइंस, ऑयल फील्ड एंड पोर्ट, दैट्स इट। बाकी सब में आप ये देख सकते हो, कारपेट, शॉल, टोबैको, बीड़ी, प्लांटेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सब का सब स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। एट प्रेजेंट 300 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स कर रही है। एम्प्लॉय का डेफिनेशन मैंने आपको बताया गया, सबको सब कुछ कवर्ड है। आर्म फोर्सेस नहीं कवर्ड है, अप्रेंटिस नहीं कवर्ड है। वेज के डेफिनेशन में इसमें क्या क्या कवर्ड है, आपको अगर याद होगा पिछले एक्ट का, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने वेज का डेफिनेशन जब देखा था, तो उसमें हमने क्या क्या किया था, चार चीजें इंक्लूडेड थी कि कितना सम पे करना है, जजमेंट सेटलमेंट अवार्ड वाला, ओवर टाइम पे भी होगा, और एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने के बाद का। और ये सारी चीजें एक्सक्लूडेड हैं, ये सब नहीं कवर्ड है, एचआरए भी कवर्ड नहीं है। मगर मिनिमम वेजेस एक्ट में वेज का डेफिनेशन क्या है, एक तो रेम्यूनरेशन, मतलब जो बेसिक सैलरी जो कि देनी है उस एम्प्लॉय को, वो तो होगी ही। इसके साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हाउस रेंट अलाउंस कवर्ड नहीं है, चार चीजें अलग अलग। और इसमें क्या है, रेम्यूनरेशन, और दूसरा एचआरए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न दिस। इसके बाद यहाँ पे तीन दिए हुए हैं डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड का। चाइल्ड किसको कहेंगे, जो 14 की उम्र से छोटा होगा। और एडोलेसेंट 14 से 18, एडल्ट 18 से ऊपर, वेरी सिंपल। चाइल्ड कौन, 14 से कम, एडोलेसेंट कौन, 14 से 18 के बीच में, और अडल्ट हम कहेंगे उस इंसान को जो 18 से ऊपर की उम्र का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, ये इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब सेंटर होगी या स्टेट होगा, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब मिनिमम वेज कैन बी फिक्स्ड फॉर, मतलब किस तरह से हम मिनिमम वेज फिक्स कर सकते हैं। तो इसके देखिए चार तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है ये। पहला तो टाइम रेट,
टाइम रेट मतलब कि मैं हो सकता है कहूँ कि आपको, आप जो भी काम करो उसमें घंटे के हिसाब से आपको काम पैसे मिलेंगे, है ना, कि 8 घंटे के आप काम करोगे पर डे के हिसाब से, तब मैं उस हिसाब से आपको मिनिमम वेज दूँ, सेट करूंगी। 8 घंटे पर डे के हिसाब से हो सकता है इतने रुपए मिले, 40 रुपए मिले, 50 रुपए मिले। फिर उसके दूसरा तरीका क्या कि पीस रेट के हिसाब से, कि पर यूनिट आउटपुट आप कितना दे रहे हो, कि एक दिन में आपने कितने प्रोडक्ट्स बना लिए, उसके आधार पे एम्प्लॉयर सेट कर सकता है पेमेंट, मिनिमम वेज। तीसरा होता है गारंटीड टाइम रेट। ये देखो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि आप कह सकते हो कि टाइम रेट और गारंटीड टाइम रेट फॉर पीस वर्क, इसको मतलब कहते हैं, ये पूरा गारंटीड टाइम रेट फॉर पीस वर्क। इसको समझिए। देखिए, अगर सपोज करिए आपने तो, अगर किसी को बोला है कि आपको पीस वर्क पीस रेट के हिसाब से मिलेगा, कि आप अगर दिन में जितना बनाओगे, जितना प्रोडक्ट्स बनाओगे, उतना आपको पैसा दिया जाएगा। अब मान लो किसी दिन एक किसी वर्कर ने मतलब वो कम काम कर पाया, मतलब कम प्रोडक्ट्स बना पाया, उसको हो सकता है कि ज्यादा वक्त लगा गया सेम प्रोडक्ट्स बनाने में, मगर आप देखिए कि अगर डेली वो 5 बनाता था लेकिन एक दिन में वो 3 ही बनाया, मगर उसको टाइम फिर भी अगर 8 घंटे लग रहे हैं, तो इस ये जो तरीका है ये कहता है कि आपको 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से जो मिनिमम आपको पैसा मिलेगा ही। देखिए समझिए, अगर आप 5 प्रोडक्ट्स बनाते तो हो सकता है कि आपको 100 रुपए मिलते, ठीक है, ये डेली आपको मिल रहे थे। किसी दिन आपने 3 ही बनाए मगर फिर भी आपको 8 घंटे लगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बहुत कम पैसा मिलेगा, आपको ऐसे जो मिनिमम वेज सेट किया गया होगा, है ना, कि जैसे अगर कह दिया कि 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से आपको मतलब 80 रुपए तो देने ही देने हैं, तो अगर आप उस दिन ना 50 भी कमाए होगे या फिर 60 भी कमाए होगे, फिर भी आपको 80 ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इवन इफ पीस के हिसाब से सेट है, पर यूनिट आउटपुट के हिसाब से मिनिमम आपको आर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से पे किया जाएगा। इसी को कहते हैं गारंटीड टाइम रेट, इवन इफ अगर आप पर यूनिट आउटपुट ज्यादा नहीं कर पाए। और ओवर टाइम रेट के हिसाब से भी, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए, मिनिमम वेज पीरियड्स भी फिक्स हो सकते हैं ना, कि आप किसी को मिनिमम वेज पीरियड कैसे दे सकते हो। देखो, आप आर्ली के बेसिस पे दे सकते हो, डेली के भी बेसिस पे दे सकते हो, आर्ली, डेली, मंथली या फिर एनी अदर तरीका जो गवर्नमेंट कहे, मगर इसमें क्या नहीं है, वीकली नहीं दे सकते आप। ये बहुत एक्सेप्शन चीज है, ये पीवाईक्यू भी है, तो इसलिए आपको याद कर लेना कि जो वेज पीरियड है ना, वो आर के हिसाब से सेट हो सकता है, डेली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से, बट नॉट वीकली। ठीक है, ये याद हो गया। अब आपने जो भी किसी इंडस्ट्री का मिनिमम वेज सेट कर दिया फॉर पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्कर्स, उसको आपको हर 5 साल में रिवाइज करना ही करना है। जो भी गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल या स्टेट, उस इंडस्ट्री के लिए उसको 5 साल में उसको फिर से रिवाइज करना है। और डिफरेंट मिनिमम वेजेस किन किन आधार पे होंगे, मतलब कि यूपी का कुछ और होगा, बिहार का कुछ और होगा, है ना, तो ये किन किन आधारों पे हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट के आधार पे, सीनियोरिटी के हिसाब से, अडल्ट चिल्ड्रन के लिए आप अलग कर सकते हो, या लोकेलिटी के हिसाब से, ठीक है ना, ये तरीके हैं। ये आपको ये चारों याद कर लीजिए आपकी, मतलब क्या किन किन बिनाम पे डिफरेंट मिनिमम वेजेस हो सकते हैं। और एक और चीज देख लीजिए कि अगर किसी कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे 1,000 से कम वर्कर हैं, मतलब सपोज करो यूपी में कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें से 1,000 से कम ही वर्कर्स हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री के बारे में नहीं भी बना सकती है मिनिमम वेज। मतलब गवर्नमेंट कह सकती है कि चलो 1,000 से कम ही वर्कर है, इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं मिनिमम वेज से, इसका मिनिमम वेज नहीं सेट करेंगे, सो दिस इज अलाउड। ये दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या क्या है मिनिमम वेज का। देखिए, हमने जो ऊपर देखा था वो वेज के कंपोनेंट्स देखे थे ना, जो रेम्यूनरेशन प्लस एचआरए। अब मिनिमम वेज का क्या क्या कंपोनेंट है, तो सबसे पहले तो कि बेसिक वेज जो होगा, और डियरनेस अलाउंस, जिसको देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आपके बेयर एक्ट में लिखा है, वही होता है डियरनेस अलाउंस। मतलब इसका क्या अर्थ है कि जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो ना, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, आपका वेज उतना ही फिक्स कर दिया जाए, मगर इन्फ्लेशन तो टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, तो उससे एडजस्टेड आपकी सैलरी की जाती है, उसी को कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस या फिर डियरनेस अलाउंस समझ लीजिए। तो पहला मतलब तीन डेफिनेशन है मिनिमम वेज के। पहला तो ये बेसिक वेज प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, विथ और विदाउट दोनों हो सकता है। दूसरा बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कैश वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, है ना, ये 3 चीजों को जोड़ के भी आप मिनिमम वेज कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा कि ऑल इंक्लूसिव रेट फॉर बेसिक वेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस। देखिए, ये तीनों है ना, बस घूम फिर के वही बात है, बस कहने का तरीका अलग है, इसलिए आप ना बस
ये टर्म्स दिमाग में रखो कि मिनिमम वेज क्या क्या है, बेसिक वेज प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलावेंस भी होगा, विथ और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, दूसरा कैश वैल्यू और एसेंशियल कमोडिटीज, और तीसरा ऑल इंक्लूसिव रेट वाला पॉइंट। ये तीनों टर्म्स बस आपको याद करने हैं, बाकी कुछ नहीं। और ये जो भी होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और कैश वैल्यू, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अथॉरिटी करेगी सेट। इसके बाद प्रोसीजर देख लेते हैं किस तरह से गवर्नमेंट सेट करेगी मिनिमम वेजेस। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला तो नोटिफिकेशन, पहला तो कमिटी मेथड है, दूसरा नोटिफिकेशन मेथड है। तो कमिटी मेथड क्या है, देखिए एक कमिटी होती है, कमिटी या सब कमिटी। ये कमिटीज जो होती हैं ये एडवाइस करती हैं गवर्नमेंट को कि आप इतना मिनिमम वेज सेट कर दीजिए फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और इनके एडवाइस के आधार पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर देती है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है कि जो गवर्नमेंट है ना वो सीधे ही इशू कर सकती है नोटिफिकेशन, है ना, कि ये मिनिमम वेज होगा। मगर देखो यहाँ पे भी वो एडवाइस पे ही करेगी, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम वेजेस में कौन सी एडवाइजरी, कौन सा बोर्ड होता है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, और ये तो आप एडवाइजरी बोर्ड लिखोगे, बहुत जरूरी है। देखो एक ये तरीका है, कमेटी और सब कमेटी भी करती है, मगर ये जो होता है ना इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, नोटिफिकेशन मेथड बोलते हैं, कि गवर्नमेंट खुद से ही करती है, मगर वो भी एडवाइस पे ही करती है, एडवाइजरी बोर्ड के। बस एडवाइजरी बोर्ड आपको दिमाग में रखना है इसमें। और देखिए इस तरीके में क्या क्या आपको याद करने वाली चीज है। पहला तो एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड की, एडवाइस की गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला, और 2 महीने के अंदर अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो रेस कर सकता है, और फाइनली नोटिफिकेशन, उस ऑब्जेक्शन को गवर्नमेंट सुनी, और उसके बाद जो भी अगर बदलाव लाने हुए तो लाई, और फाइनल नोटिफिकेशन आ गया। और फाइनल नोटिफिकेशन के 3 महीने बाद ये इफेक्टिव होगा, मतलब इम्प्लीमेंट होगा, है ना, अनलेस की मतलब कुछ और प्रोविजंस लिखी है गवर्नमेंट, मगर 3 मंथ के बाद ही। तो क्या हम लोग समझे, डायरेक्ट मेथड में एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस की, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट नोटिफिकेशन इशू किया, ऑब्जेक्शन है भैया तो 2 महीने में बोल दो, नहीं तो फाइनल नोटिफिकेशन लाएंगे और 3 महीने बाद इंप्लीमेंट कर देंगे, डन। 2 मंथ्स ये हो गया, 3 मंथ्स ये हो गया, बस। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड के बारे में जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट का इंपॉर्टेंट बॉडी है ये एडवाइजरी बोर्ड। सेक्शन 7 ये याद कर दीजिएगा। और ये जो सेकंड मेथड होता है ना, अगर गवर्नमेंट सेकंड मेथड से ला रही है, मिनिमम वेजेस डिसाइड कर रही है, तो उसको कंपलसरी है कि एडवाइजरी बोर्ड बनाने को। और इसमें एडवाइजरी बोर्ड का कंपोजिशन क्या क्या है, देखिए ये जो मेंबर्स होते हैं ना ये नॉमिनेटेड होते हैं। ये देखिए नॉमिनेटेड शब्द को याद रखिए, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और क्या कंपोजिशन होता है, सबसे पहला तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। ये तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला ही था आपको कि जितने एम्प्लॉय होंगे उतने ही एम्प्लॉयर होंगे, नंबर नहीं लिखा है, बस इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। दूसरे इन कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे जो टोटल बॉडी के 1/3 पार्ट में होंगे, मतलब कि जो जितना भी टोटल नंबर है बॉडी का एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर्स है उसके 1/3 इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे, ठीक है ना। और इन इंडिपेंडेंट पर्सन में से एक चेयरमैन होगा जो कि गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि जो चेयरमैन होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन में से ही होगा, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में से कोई नहीं हो सकता। और इंडिपेंडेंट पर्सन कितने होंगे, 1/3 या 1/3 से कम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उसके उसके अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ही होंगे, ठीक है। और एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और एक कमेटी सब कमेटी होता है, उसका भी कंपोजिशन सेम होता है, बस। अब देखिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस एक्ट में वेज देने को जब बात हम करते हैं कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को वेज देना है, तो वो डिफॉल्ट हम यही मान के चलेंगे कि कैश में ही देना है, उसको कैश ऑनली ही है इसमें। जैसे हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था कि आगे चल के अमेंडमेंट लाके ये कह देगा कि वो चेक से भी दे सकता है, या फिर चेक से दे सकता है, या फिर बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकता है। मगर इसमें हम मान के चलते हैं कि कैश ऑनली में ही होगा। मगर हाँ एक्सेप्शंस हैं, एग्जाम्पशंस बनाए गए हैं, अगर वो काइंड में देना चाहता है एम्प्लॉयर तो उसके कुछ कुछ तरीके हैं। गवर्नमेंट मतलब क्या सेट कर सकती है कि हाँ ठीक है एसेंशियल कुछ चीजों के लिए आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। मगर देखिए आप वही है ना कि मैं सब कुछ नहीं डाल सकती क्योंकि एक्ट में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो इसीलिए आपको अगर स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे तो थोड़ा धैर्य से पढ़ेंगे आप, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नहीं ये तो कुछ इम्पॉसिबल सा लग रहा है, गलत लग रहा है, ऐसे थोड़ी होता है ना, तो वो गलत हो जाएगा। बस मैं जनरली मैंने आपको एक फैक्ट बताती है कि कैश ऑनली ही हम लोग मान के चलेंगे, मगर काइंड भी दे सकती है अगर कुछ ऐसा प्रोविजन बना तो। और वेज पेमेंट जो होगा विल ऑलवेज बी मोर देन और इक्वल टू मिनिमम वेज। समझ रहे हैं कि हाँ मिनिमम वेज जो सेट कर दिया गया है, जो फ्लोर सेट कर दिया गया है, आप उससे नीचे नहीं जा सकते, हाँ उससे ज्यादा दे सकते हो, समझ गए।
अब देखो, नंबर ऑफ बोनस क्या होगा, रेस्ट क्या होगा, ओवर टाइम क्या होगा, ये सब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी। अब देखिए, ओवर टाइम पेमेंट के बारे में इस एक्ट में लिखा हुआ है ना, क्योंकि ओवर टाइम में भी आपको एक मिनिमम सेट करना जरूरी है, वरना एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इसमें इस प्रोविजन में सीधे सीधे कहा गया है कि जो भी उसका ऑर्डिनरी वेज है, अगर आप उससे ज्यादा काम कराते हो, ओवर टाइम कराते हो, तो आपको ऑर्डिनरी वेज का 2 टाइम्स देना पड़ेगा, है ना। 2 टाइम्स या 2 टाइम्स से ज्यादा, उससे कम नहीं दे सकते। जो भी मेरा वेज है उसका 2 टाइम्स मुझे मिलेगा अगर मैं ओवर टाइम काम करती हूँ तो। अब देखो, नॉर्मली ओवर टाइम मतलब किसको, देखो नॉर्मल वर्क आवर्स क्या होते हैं, इस एक्ट में ये फिक्स्ड नहीं है, समझिएगा। देखो नॉर्मली होता है कि 9 आवर्स पर डे सेट किया हुआ है, कि मतलब हाँ इतना लिमिट सेट है कि इतनी देर ही काम कर सकता है कि इंसान, एम्प्लॉय, और 48 आवर पर वीक, ये नॉर्मल है। मगर अगर आप इससे ज्यादा कराते हो तो ओवर टाइम पेमेंट आपको करना पड़ेगा 2 टाइम्स। लेकिन इसमें सेट नहीं है कि क्या फिक्स्ड आवर्स हैं, किससे ज्यादा हम ओवर टाइम कहेंगे, इस एक्ट में ये फिक्स नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। और हाँ, अगर आप रोज से ज्यादा काम करा रहे हो, सपोज करो आपके ऑफिस में काम ही नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप तो तुम्हारा मैं पैसा काटूंगा, क्योंकि आपको फुल डे वेज ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसने उतना वक्त दिया है। बस ये याद रखिएगा। और अगर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क एक ही इंसान कर रहा है, सपोज करिए एक इंसान है जो 2 पोजीशन पे है सेम ऑफिस में, तो उसको जो आप वेज दोगे वो दोनों ही क्लास के रेट के हिसाब से दोगे। मतलब उसका जो दोनों पोजीशन है उसमें क्या क्या मिनिमम वेजेस हैं दोनों के क्लास में, उन दोनों को कंसीडर करके आप उसको पेमेंट दोगे। अगर कहीं भी पीस वर्क नहीं है फिक्स्ड और ओनली टाइम रेट है, तो पेमेंट हमेशा टाइम रेट से ज्यादा होगी। मतलब वही बात है कि मिनिमम से आपको ज्यादा देना ही होगा, उससे कम नहीं दे सकते। अब देखिए कंप्लेंट का सेक्शन देखते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, या फिर एम्प्लॉयर उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो कहाँ कहाँ कंप्लेन कर सकता है। देखिए 4 जगह है, हमने पिछले पिछले एक्ट में क्या देखा था, 6 ऑप्शन थे उसके पास। देखिए मैं आपको दिखाते चलती हूँ, पिछले में हमने क्या देखा था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, ये देखिए ये 6 जगह कर सकता था। इसमें क्या क्या है, इसमें है पहला तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का कमिश्नर, जो पिछले एक्ट में भी था। दूसरा, लेबर कमिश्नर एट सेंट्रल लेवल, लेबर कमिश्नर एट स्टेट लेवल, दोनों में से कोई भी के पास जा सकता है। या चौथा, सिविल कोर्ट जज, बस और कोई नहीं है। इसमें क्या क्या था, इसमें रीजनल लेबर कमिश्नर भी था, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर था, उसमें लेबर कमिश्नर है ना, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाला भी ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड था। ये सब इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 4 चीजें हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का कमिश्नर, लेबर कमिश्नर सेंट्रल स्टेट, और सिविल कोर्ट जज, बस। और कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, कौन कौन क्लेम डाल सकता है, तो देखो एम्प्लॉय भी कर सकता है, एम्प्लॉय का कोई लॉयर भी कर सकता है, ट्रेड यूनियन भी कर सकती है, कि हम कोई जो ट्रेड यूनियन है अगर किसी इंडस्ट्री में, तो कह सकते हैं नहीं हमारे हमें पेमेंट फेयर नहीं मिल रहा है, तो वो भी कंप्लेन कर सकती है। इंस्पेक्टर जो होता है हर फैक्ट्री में, वो भी कर सकता है, और कोई परमिटेड पर्सन जिसको गवर्नमेंट परमिट करे। कब तक कर सकता है, 6 मंथ तक ही कर सकता है। जैसे कि आज अगर मेरे साथ कोई मुझे मिनिमम वेज नहीं मिला है, मेरे साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन है, तो मैं उसके 6 मंथ तक ही कंप्लेन कर सकती हूँ। हाँ उसके बाद कर सकती हूँ अगर कुछ वैलिड रीजन हुआ और ये सब, ठीक है। अब अगर कोई अथॉरिटी फाइनली ऑर्डर पास करती है कंप्लेन होने के बाद, और वो एम्प्लॉयर को बोलती है कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, तो वो मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द पेमेंट जो एम्प्लॉयर को देना था उसका 10 टाइम्स ही कर सकती है। मतलब कि अगर उसको 100 रुपए उसने किसी का एक्सप्लॉइट किया, उसने 100 रुपए कम दिए, तो वो मैक्स टू मैक्स अगर उसके खिलाफ, एम्प्लॉयर के खिलाफ अवार्ड आया, कोई कोई जजमेंट आया, तो उसका 10 टाइम्स ही कर सकती है। उसको मैक्स टू मैक्स 1000 तक बोला जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, 10 गुना से ज्यादा कंपनसेशन देने को नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर क्या क्या होती है, एक्सेप्शन बनाने का, या फिर शेड्यूल में चेंज करने का, कि शेड्यूल में कोई एम्प्लॉयमेंट को ऐड करना है, किसी इंडस्ट्री को ऐड करना है, फिर रूल्स बनाने हैं, ये सब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। अगर कोई ग्रुप में वर्कर साथ में कंप्लेन करते हैं एक ही एप्लीकेशन में, तब भी 10 टाइम्स या तो पेमेंट देने को कहा जा सकता है एम्प्लॉयर को, या तो इतना कि हर एम्प्लॉय पे 10 रुपए पड़े। आपको समझ आ रही है बात, कि यही कंपनसेशन अमाउंट तो 10 टाइम्स करो, या फिर हर एम्प्लॉय पे ₹10 पड़ना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिव दे सकती है स्टेट को बहुत सारे मैटर्स पे, ठीक है। फेक क्लेम, अगर मान लीजिए किसी वर्कर ने फेक कोई मलिशियस क्लेम कर दिया है, सही उचित उसने बात नहीं कही है,
केस एम्प्लॉयर को परेशान करने के लिए किया है, तो उसको मैक्स टू मैक्स 50 रुपीज की पेनाल्टी देने को कहा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। और अगर मिनिमम वेज पेमेंट नहीं किया है एम्प्लॉयर ने, तब भी उसको 6 मंथ की जेल हो सकती है या फिर 500 की फाइन हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। और कोर्ट एक्शन, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि हमें किसी कोर्ट के पास कंप्लेन करना है या फिर पेनल्टी के बाद भी एम्प्लॉयर को ही कंप्लेन करना है, तो सबसे पहले उसको कंप्लेन का सैंक्शन लेना पड़ेगा किसी अथॉरिटी से, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो यही सब जो अथॉरिटीज थी ऊपर। जब ये सैंक्शन कर देंगी कंप्लेन को, उसके 1 महीने के अंदर ही कोर्ट एक्शन लेगी, है ना। और 6 मंथ जो ऑफेंस हुआ है उसके अंदर एक्शन लिया जा सकता है, मतलब कंप्लेन किया जा सकता है। ये तो मैंने बताया ही था कि जो कंप्लेन क्लेम है वो मैं 6 मंथ तक ही कर सकती हूँ, और उसी 6 मंथ तक कोर्ट एक्शन भी कर सकती है, उससे अधिक नहीं कर सकती। और लेकिन अगर कोई सैंक्शन क्लेम्ड है, कंप्लेन है, तो उसके 1 मंथ के अंदर उसको कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और इस एक्ट में एग्जेम्पशंस क्या क्या है, अब देखिए मिनिमम वेजेस सेट किया हुआ है, मगर कुछ कुछ जगहों पे एग्जेम्पशन किया जा सकता है, जैसे कि डिसेबल्ड पर्सन में। अगर समझिए आपकी कोई डिसेबल्ड पर्सन है, उसको ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट मिलना कितना मुश्किल है, तो हो सकता है कि उसके लिए मिनिमम वेजेस को माफ कर दे सरकार, क्योंकि कम से कम उसको एम्प्लॉयमेंट तो मिले, ऐसा ना हो कि उसको इस डिसएडवांटेज की वजह से कहीं एम्प्लॉयमेंट ना मिले। और हाई वेज एम्प्लॉय, सपोज करिए आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी उसको पेमेंट मिल रहा है, बहुत सारे अलावेंसेस मिल रहा है, तो उसके लिए मिनिमम वेजेस अगर नहीं बनाती है सरकार तो ठीक है, मतलब अलाउड है, एक्सेप्शन है। और फैमिली ऑफ एम्प्लॉयर, सपोज जो एम्प्लॉयर है वो अपने ही परिवार के कुछ लोग उसके ऑफिस में हैं या फिर उसका बिजनेस काइंड ऑफ है, तो उनको उनके लिए मिनिमम वेज क्या सेट करना, परिवार की ही बात है, ठीक है। और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए यहाँ पे ये सेमी एनुअली किया जा सकता है ना, कि इन्फ्लेशन का एडजस्ट करके जो हम लोग वीडीए सेट करते हैं, वेरिएबल डियरनेस अलावेंस, वो सेमी एनुअली करना होता है, ये जरूरी ये पॉइंट है। और वेज पीरियड मैक्स टू मैक्स 1 मंथ ही हो सकता है, ये तो हमने पिछले एक्ट में ही पढ़ा था कि 1 मंथ से अधिक आप नहीं कर सकते, आप 2-2 महीने का वेज नहीं दे सकते हो, ठीक है। और इसमें अमेंडमेंट्स क्या क्या आई हैं कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो थी ओरिजिनली 18 थी, फिर आगे चल के इनको बहुत बढ़ा दिया गया, अब तो मतलब 300-350 से ज्यादा। और वेरिएबल डियरनेस अलावेंस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे देखिए ना कि डियरनेस, एक तो बेसिक वेज हमने सेट किया हुआ है एम्प्लॉय का, लेकिन इन्फ्लेशन के वजह से वो वेज असल में तो वो वेज उतना ज्यादा नहीं आ रहा है ना उस एम्प्लॉय के पॉकेट में, तो इसीलिए डियरनेस अलावेंस का कॉन्सेप्ट आता है, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का, कि जो भी हमारा वेजेस है उसको आप सीपीआई से लिंक करिए, है ना। तो ये 1950s में इसका मतलब ये बात कही गई कि लिंक करिए वेजेस को सीपीआई से। 1960-70s में पीरियोडिक डियरनेस अलाउंस मैंडेटरी किए गए। फाइनली इन 2017 नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर के रिकमेंडेशन पे नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज सेट किया गया, जिसमें कि जैसे नेशनल लेवल पे एक मिनिमम वेज सेट कर दिया जाएगा। अब इसके आधार पे स्टेट गवर्नमेंट्स इसके नीचे नहीं जा सकती, इसके ऊपर भले वेज सेट कर सकती हैं। तो ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन याद हो गया। इसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में ऐड करना है, कि कोई नई इंडस्ट्री है उसको ऐड करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है, पहले तो एक गेजेटेड नोटिस जारी करना पड़ेगा, और 3 महीने पहले प्रायर इंटीमेशन करना पड़ेगा कि देखो हम ये ऐड करने वाले हैं। तो 3 महीने तक आप पहले करके नोटिस जारी करके उसके बाद फिर फाइनल गेजेटेड नोटिस से आप ऐड कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट को शेड्यूल में। और चेंज इन रूल्स अगर करना है, अगर सपोज करिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है या स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, उनमें अगर चेंजेस करने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में वो पार्लियामेंट के सामने वो रूल या फिर वो चेंज रखा जाएगा 30 दिन के लिए। 30 दिन जरूरी है, जब बोथ हाउसेस उसको पास करेंगे तभी चेंज हो सकता है। और स्टेट के केस में क्या है कि जब चेंज हो जाएगा पोस्ट चेंजेस मेड, उसके बाद हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने वो प्रस्तावना रख सकते हैं, मतलब वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। अब पीवाईक्यूज देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट डज नॉट इंक्लूड। देखिए, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो हमने सेट किया हुआ है उसका उसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। सबसे पहले तो बेसिक रेट ऑफ वेजेस विथ और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये तो सबसे पहले पढ़ा था, ट्रू, ये तो इंक्लूडेड है। बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड अ स्पेशल अलाउंस एट अ रेट टू बी एडजस्टेड टू अकॉर्ड एज नियरली एज प्रैक्टिकल विद द वेरिएशन इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सेम बात वही कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस की बात है, ये भी लिखा था, हमें याद है।
एन ऑल इंक्लूसिव रेट, ये शब्द भी हमने पढ़ा है, अलाउइंग फॉर बेसिक रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन, ये भी हमने पढ़ा है। लास्ट देखते हैं, अ बेसिक रेट ऑफ वेज इंक्लूडिंग एचआरए टू बी एडजस्टेड इन वेरिएशन इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन, ये नहीं होगा, क्योंकि आपको याद है मैंने वेज के डेफिनेशन में आपको एचआरए पढ़ाया था इस एक्ट में। वेज के डेफिनेशन में एचआरए है, बट क्या मिनिमम वेज के डेफिनेशन में है? नहीं है। देख लीजिए, मिनिमम वेज के डेफिनेशन में, वेट अ मिनट, हाँ, मिनिमम वेज के डेफिनेशन में डियरनेस अलाउंस है, कैश वैल्यू है कंसेशंस का, मगर एचआरए नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, second question, in fixing or revising the minimum rate of wages under section 3 minimum wages act में डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कैन नॉट बी फिक्स्ड फॉर, डिफरेंट लोकेलिटीज के हिसाब से किया जा सकता है, अडल्ट एडोलेसेंट चिल्ड्रन अप्रेंटिस के हिसाब से किया जा सकता है, मेल फीमेल वर्कर्स के लिए ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स के लिए बिल्कुल किया जा सकता है, मगर मेल फीमेल के लिए आप कह सकते हो कि नहीं, इनका मिनिमम वेज औरतों का कुछ अलग होगा, मेल का कुछ अलग होगा, तो सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन है, तो कभी नहीं हो सकता। तो यही उचित, यही आंसर होगा। देखिए, आपको सेक्शन 3 याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पीवाईक्यू है और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सेक्शन 3 में ये फिक्सिंग और रिवाइजिंग ऑफ वेज है, तो आपको याद कर दीजिए कि सेक्शन 3 में है ये। ठीक है, वेजेस इन काइंड के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं, है ना, कि उसमें से क्या करेक्ट नहीं है। वेयर इट हैज बीन द कस्टम टू पे वेजेस होली और पार्टली इन काइंड, the appropriate government may, by notification in official gazette, authorize the payment of minimum wages either wholly or partly in kind। देखिए, कहीं भी अगर ऐसा लिखा है ना कि गवर्नमेंट बाय रूल ऐसा कर सकती है, गवर्नमेंट में डू दिस, गवर्नमेंट बाय रूल में डू दिस, है ना, ये सब देखिए कितना मतलब सॉफ्ट स्टेटमेंट है कि हाँ क्यों नहीं, गवर्नमेंट तो कर सकती है ना, गवर्नमेंट के पास ही तो पावर है, तो ट्रू है। If the appropriate government is of the opinion that provision should be made for the supply of essential commodities at concessional rate, it may be by notification in official gazette authorize the provision of such supplies at concessional rate। अगर कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और वो उसको लगता है कि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज का हमें काइंड में अलाउ कर देना चाहिए पेमेंट, तो कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कंसेशनल रेट्स पे कर सकती है। तीसरी चीज, कैश वैल्यू ऑफ वेजेस इन काइंड and of concessions in respect of supply of essential commodities shall be estimated in the manner prescribed by the act। मतलब किस तरह से आप उन काइंड में कैसे दोगे आप एसेंशियल कमोडिटीज का सप्लाई, ये आपको एक्ट में जिस तरह से लिखा होगा, जिस मैनर में लिखा होगा, उसी मैनर में कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे ही थोड़ी कि एम्प्लॉयर की मर्जी है कि वो जैसे मन तैसे दे, तो ये भी सही है। अब देखिए, मिनिमम वेजेस मे बी पेबल ईदर इन काइंड और इन द फॉर्म ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी विच कैन बी मेड कन्वर्टेबल ऑन प्रो राटा बेसिस। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बोला था कि मिनिमम वेजेस का जनरल हम यही मान के चलेंगे कि वो कैश में दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इट मे बी पेबल ईदर इन काइंड और इन फॉर्म ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, ये कोई रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन, ऐसा किया जा सकता है। सो डी इज द आंसर, दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, फिक्सिंग द नंबर ऑफ आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे, इसके बारे में क्या सही नहीं है। फिक्सिंग ऑफ द नंबर ऑफ hours of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals, which of the following is not correct with regard to fixing the number of hours for a normal working day and minimum wages act। देखिए, अगर नॉर्मल आवर्स ऑफ वर्क को फिक्स करना चाहती है गवर्नमेंट, तो क्या फिक्स कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है ना, कि उसमें से क्या क्या इंटरवल्स होंगे, ये सारी चीजें कर सकती है फिक्स। दूसरी चीज, प्रोविजन फॉर अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 7 days फॉर ऑल एम्प्लॉयज और एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉयज, ये भी सही है। अब इसके बाद अगर ये कहा जाए कि प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ पेमेंट फॉर वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट एट अ रेट विच इज नॉट लेस देन ओवर टाइम रेट, ठीक है, ये भी ठीक है कि मतलब रेस्ट के लिए आप प्रोविजन बना रहे हो जो कि ओवर टाइम रेट से कम ना हो, बिल्कुल ठीक है। फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क विच शैल नॉट एक्सीड 8 hours अ डे इंक्लूसिव वन और मोर स्पेसिफाइड इंटरवल्स। देखिए, 8 hours अ डे की बात इस एक्ट में कहीं नहीं है। ये मतलब कि आप नंबर ऑफ आवर्स ऑफ अ वर्क वो सेट कर सकते हो कि आप एक दिन में कितना काम फिक्स करना है, मतलब कितना काम मैक्सिमम किया जा सकता है, एक वर्कर द्वारा कराया जा सकता है, वो आप फिक्स कर सकते हो, मगर इट शैल नॉट एक्सीड 8 hours अ डे, ऐसा इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा है। आगे चल के आप ऐसे एक्ट पढ़ोगे जिसमें लिखा होगा कि हाँ 9 घंटे ज्यादा नहीं करा सकते, 48 घंटे इन वीक से ज्यादा नहीं करा सकते, मगर इस एक्ट में ऐसा 8 hours अ डे का बात नहीं लिखा हुआ, इसीलिए ये ऑप्शन
गलत है, और मतलब ये आंसर में ये ऑप्शन सही है, बिकॉज दिस प्रोविजन इज नॉट रिटन इन दिस एक्ट एनीवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट में नॉट फिक्स. देखिए, अ मिनिमम टाइम रेट, यस इट डज. अ मिनिमम पीस रेट, यस. अ गारंटीड टाइम रेट, यस. अ गारंटीड ओवर टाइम रेट, नो. ओनली ओवर टाइम रेट हमने पढ़ा है, तो यही नॉट फिक्स, अ गारंटीड ओवर टाइम रेट. अंडर सेक्शन 16 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क, मैंने बोला था ना, इसमें आपको क्या ढूंढना है कि ईच क्लास के हिसाब से जो रेट है वही देना होगा. अब देखिए, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, रेट ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम रेस्पेक्टिवली ऑक्युपाइड इन ईच सच क्लास, वेजेस एट नॉट लेस देन द मिनिमम रेट इन फोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच सच क्लास की. दोनों क्लासेस के हिसाब से, दोनों में क्या क्या रेट है उसके हिसाब से देना होगा. तो यही हमारा सही ऑप्शन है. नेक्स्ट इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल एम्प्लॉयर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी. ये देखिए, हमने पढ़ा नहीं है पर ऑप्शन देखते हैं कि किस केस में एम्प्लॉयर जो होगा उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं लगेगी. पहला ऑप्शन क्या है कि दैट ही हैज कंट्रावेंड सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट एंड पेड वेजेस इन काइंड फॉर आर्टिकल्स व्हिच आर एसेंशियल कमोडिटीज. ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि क्रिमिनल लाइबिलिटी से उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा अगर वो वेजेस इन काइंड में पे करता है, बल्कि डिफॉल्ट तो ये कि आपको कैश में देना है, तो हो सकता है उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी लगे, तो ये ऑप्शन तो नहीं है. बाकी क्या लिखा है कि ही हैज कॉन्ट्रावेंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3(2), और ठीक है, ये हमें नहीं पता है. लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं. दैट अनदर पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस विदाउट हिज नॉलेज, कंसेंट और कॉन्युएंस. मतलब कि कन्वेंस मतलब कि वही उसका एसेंट नहीं था, उसका कंसेंट नहीं था कुछ किसी रॉन्ग डूइंग के लिए. तो आप समझो ना कि अगर एम्प्लॉयर के अलावा कोई पर्सन है जिसने कुछ ऑफेंस किया है, उसके नॉलेज के बिना किया है, कंसेंट के बिना किया है, तो उसके लिए क्या एम्प्लॉयर को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है क्रिमिनल लायबिलिटी से? बिल्कुल किया जा सकता है. जब उसको पता ही नहीं था बेचारे को, कोई और कर दिया, उसके कंसेंट के बिना कर दिया, तो उस हो सकता है कि उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी ना लगे. तो ये ऑप्शन लॉजिकल लग रहा है, इसलिए सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अंडर सेक्शन 3(3) ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, वेजेस में नॉट बी फिक्स्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड. देखिए, मैंने बताया था कि आर में कर सकते हैं, डे में कर सकते हैं, मंथ में कर सकते हैं, मगर वीक में नहीं, वीकली नहीं कर सकते. वीकली का कोई प्रोविजन नहीं है, तो सी इज द आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग प्रोनाउंस द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस. ये नोट्स में नहीं था, लेकिन आपको याद कर लेना है, जॉन डेविडसन. यही आंसर है इसका, बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस दिया था जॉन डेविडसन ने in 1898. That's it. Next question. Under the provisions of Minimum Wages Act, which of the following is a component of wages? वेजेस में क्या क्या आता है? देखिए, वेजेस का जो डेफिनेशन है उसमें बोल रहा है, मिनिमम वेजेस नहीं पूछ रहा है. वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन नहीं, हाउस एकोमोडेशन अलग है, हाउस रेंट अलाउंस अलग चीज है, ठीक है. तो हाउस रेंट अलाउंस मैंने आपको बताया था कि एचआरए इज इंक्लूडेड इन वेजेस. वैल्यू ऑफ मेडिकल अटेंडेंस नो, ट्रेवलिंग अलाउंस नो, ओनली बेसिक रेम्यूनरेशन प्लस एचआरए. एचआरए इज इंक्लूडेड. So this is the answer. What is the extent of representation of independent person in the committee and subcommittees? मैंने आपको बताया था कि जो एडवाइजरी बोर्ड का जो कंपोजिशन होता है वही कमिटी एंड सब कमिटीज का भी होता है. वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. बस यही आंसर है. Under the provisions of Minimum Wages Act, who among the following cannot be appointed as the authority by the appropriate government to hear and decide any claims arising out of payment of less wages than. मतलब वही कि चार चार थे जहां पे कंप्लेन क्लेम कर सकते थे, क्या क्या नहीं है. देखिए, हमने पढ़ा था लेबर कमिश्नर पढ़ा था, हमने कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन नहीं पढ़ा था, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, लेकिन हमने रीजनल लेबर कमिश्नर नहीं पढ़ा था. तो यही आंसर है, देख लीजिए. देखिए, लेबर कमिश्नर सेंट्रल स्टेट पे, सिविल कोर्ट जज, वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर, बट नॉट, क्या ऑप्शन था, हाँ, रीजनल लेबर कमिश्नर हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है. तो यही होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, ये जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है ना, और जो लेबर कमिश्नर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये एक ही चीज है. मतलब कि वही लेबर कमिश्नर एट सेंट्रल लेवल, लेबर कमिश्नर एट स्टेट गवर्नमेंट, तो एक ही चीज है. मगर रीजनल लेबर कमिश्नर नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा. ये इसमें था, जो हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ा था ना, उसमें था रीजनल लेबर कमिश्नर, बट नॉट इन मिनिमम वेजेस एक्ट. So next question is, under the provisions of Minimum Wages Act, which of the following bodies is appointed by the
appropriate government for purpose of coordinating the works of committees and subcommittees and for advising the appropriate government in matters of fixing and revising minimum wages. ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा है? एडवाइजरी बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिमम वेजेस, minimum wage fixed under the minimum wages act 1948 is determined by अब इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं. गिव मी अ मिनट. हाँ, आई एम बैक. Option A is by considering the capacity of employer to pay, irrespective of the capacity of the employer to pay, by keeping in view the wages being fixed by flourishing concerns of the industry, या फिर keeping in view the struggling concerns of the industry. देखिए, minimum wage is determined irrespective of anything, irrespective of the capacity of the employer to pay. हमने जो भी determine करने के जो options पढ़े थे, location हो सकता है आपका, लोकेशन हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, सीनियोरिटी हो सकता है, मगर ये सब नहीं कि कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर क्या है. और हाउ डू यू डिफाइन कैपेसिटी? एम्प्लॉयर तो हमेशा यही कहेगा कि अरे मैं तो लोन में हूँ, मेरी तो इंडस्ट्री नहीं चल रही है. सो इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट. द कंसेप्ट ऑफ नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज जो 2017 में मैंने आपको बताया था कि आया, वो इट वाज रिकमेंडेड बाय नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर. आई थिंक ये 1990s के करीब ये रेकमेंड हुआ था. सो नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर. मिनिमम वेजेस एक्ट वाज इनैक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन एवरी एम्प्लॉयमेंट, नहीं इन इंडस्ट्रीज, नहीं लिविंग वेज, नहीं इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट. ये कई बार हमने शब्द देखा. देखिए आप टर्म्स पकड़िए, शब्द पकड़िए. कई बार पूछेगा कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आपने कहाँ पढ़ा है, मिनिमम वेज से जुड़ा हुआ क्या क्या बॉडी है, क्या क्या टर्म है, क्या क्या ऑफिसेज हैं. तो ये टर्म पकड़ना है आपको यहाँ पे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए. As per the Minimum Wages Act, the rate of minimum wage which are finally notified in the official gazette and unless such notification otherwise provides comes into force after the expiry of which of the following period from the date of its issue. देखिए फाइनल नोटिफिकेशन के 3 मंथ बाद ही वो इफेक्टिव होगा, यही पूछ रहा है. इट कम्स इनटू फोर्स 3 मंथ्स आफ्टर. नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ वेजेस. ध्यान से देखिएगा, वैल्यू ऑफ एनी वेजेस पूछा है, मिनिमम वेज नहीं पूछ रहा है. वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर, ये तो नहीं है. एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन, नहीं है. बाय एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, नहीं है. 1 2 and 3 इसमें से कुछ भी नहीं है. सिर्फ एचआरए और रेम्यूनरेशन. A minimum rate of remuneration which shall be applied to an employee working on piece work for the purpose of securing to such employees a minimum rate of wages on a time work basis under the minimum wages act is known as. देखिए अब ये क्या कह रहा है कि हम जो रेम्यूनरेशन सेट कर रहे हैं वो काम पीस वर्क पे ही कर रहा है कि इतना पीस करेगा, 5 बनाएगा एक दिन में, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट 100 रुपीज मिलेगा. मगर for the purpose of securing to such employee a minimum rate of wages on a time work basis. पीस वर्क पे काम कर रहा है मगर टाइम वर्क बेसिस पे भी हम उसका कुछ मिनिमम रेम्यूनरेशन सेट करेंगे. ये कहाँ हमने पढ़ा है? ये होता है गारंटीड टाइम रेट. गारंटीड टाइम रेट इज द आंसर. क्वेश्चन डी देख, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है? is to secure the interest of workers engaged in. अब देखिए, अब ये मैंने आपको बताया नहीं है कि किसमें, मगर आप ध्यान से समझिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा. ऑर्गेनाइज सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तो दोनों पहले सबसे पहले कटेगा क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी सिक्योरिटीज, और क्योंकि वो रजिस्टर्ड है ना, क्योंकि वो सरकार उन एम्प्लॉयर्स पे ऑलरेडी इतने सारे प्रोविजंस लगा रही है कि उनमें मिनिमम वेजेस एक्ट का कॉन्सेप्ट इतना कारगर साबित नहीं होता है. एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नहीं होता है क्योंकि वहां पे तो इंडिपेंडेंट वर्क सब लोग कर रहे हैं. मगर हम इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं. मगर अगर आप ध्यान से भी सोचेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कहाँ पे होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. तो इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप देखोगे कि इसमें जो शुरू में जो स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट भी सेट करती है वो बीडी वर्कर्स, प्लांटेशन, जहाँ पे मतलब जो कई बार रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, वहां के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट सबसे मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था. ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस. दीज टू आर द लास्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड? एडवाइजरी बोर्ड के बारे में हमने पढ़ा है, इसका चेयरमैन कौन हो सकता है? हमेशा इंडिपेंडेंट मेंबर्स में से ही कोई होगा.
and what is the maximum period in which the appropriate government shall review and revise the minimum rate of wages. क्या बताया था मैंने, हर 5 साल बाद आपको रिवाइज करना पड़ेगा रेट. सो 5 years is the answer. So that's it guys, we have covered minimum rate of wages, minimum wages act as well. 3 पेजेस का नोट्स है सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं है. सो आप इसको, मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, मगर आप फटफट अगर इतने भी इंफॉर्मेशन को आप बस याद रख लेंगे तो आपका ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच.